सर्वप्रथम मैं सभी मीडिया के जो बंधु हैं यहाँ पर आए हुए हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आज मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारी जो यहाँ आने का जो मुद्दा है वो दो बातें हैं। पहला है जो हमारे नौजवान यहाँ के जो लड़के हैं जिन्होंने की भर्ती में अपना फिज़िकल टेस्ट दे चुके हैं, मेडिकल हो चुका है, लेकिन उनका अभी तक भी ना तो कंबाइंड एंट्रेंस जो टेस्ट होना है उसके बारे में कोई सरकार की तरफ से खबर है और ना ही कोई उनकी सुनवाई कर रहा है। और दूसरा मुद्दा जो है, साथ में ही जो सरकार एक नया टूर ऑफ ड्यूटी, आपने कुछ खबरें सुनी होंगी, टूर ऑफ ड्यूटी जो सेना में नई भर्ती का जो एक तरीका लाया जा रहा है, उसके बारे में हमारी जो कंसर्न्स हैं, हमारे जो ख्याल हैं या दर्द हैं, उसके बारे में हम बयान करना चाहते हैं। तो आज मेरे भाइयों, यहाँ पर ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, यहाँ पर आम जो हमारे नौजवान हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए हम बातचीत करने आए हैं। और मेरे साथ आज कर्नल डीसी राणा हैं जो कि जयसिंहपुर एक्स सर्विसमैन लीग के प्रेसिडेंट हैं और तकरीबन 8-9 हज़ार के जो मेंबरशिप है वहाँ पर जयसिंहपुर में। साथ में हमारे साथ में सार्जेंट एयरफोर्स के CD सिंह गुलेरिया जी हैं जो कि यहाँ पालमपुर एक्स सर्विसमैन लीग के प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ में श्री जगदीश सपैया जो कि सेना में सिग्नल कोर में थे और मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही माहिर हॉकी प्लेयर रहे हैं और उन्होंने नेशनल तक जो टूर्नामेंट खेले हैं और अभी जो पूर्व में KCC बैंक के चेयरमैन थे वहाँ से रिटायर हुए हैं। और मेरे साथ में श्री ओंकार शर्मा जो हैं, ओंकार सिंह हैं ऑनरी कैप्टन, वो यहाँ पर जो ऑफिस सेक्रेटरी हैं एक्स सर्विसमैन लीग के। और बाकी भी हमारे साथ में जो एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आए हुए हैं उनमें चीफ पेटी ऑफिसर जो वाइस चेयरमैन है एक्स सर्विसमैन लीग के, वो यहाँ पर हैं। और चीफ पेटी ऑफिसर कुलदीप राणा जी यहाँ पर हैं और कुलदीप राणा जी जो कि हमारे प्रेस सेक्रेटरी हैं एक्स सर्विसमैन लीग के, वो भी यहाँ पर हैं। तो भाइयों, मैं शुरू करूंगा कि हिमाचल जो कि हम सिर्फ 70 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें तकरीबन 2 लाख हमारे सिर्फ सेना में जो सेना से निवृत्त हुए हैं सैनिक, जो हमारी तकरीबन 30,000 से ऊपर विधवाएं हैं, 40,000 से ऊपर हमारे सैनिक जो सेना में कार्यरत हैं और 1600 के तकरीबन वीर नारियां हैं। तो ये तकरीबन 2 लाख के लोग जो हैं, उनकी आवाज़, उनके जो कंसर्न्स हैं वो मैं आप सबसे शेयर करने आया हूँ। और ये लोग जो मेरे साथ में हैं वही ये कंसर्न शेयर करते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं जो भर्ती के टेस्ट दे चुके हैं उनका भविष्य क्या है। 70 लाख की पॉपुलेशन और एकमात्र कैरियर, जो बड़ा कैरियर था फौज में जाना। तकरीबन 4,000 नौजवान हर साल सेना में भर्ती किए जाते थे हिमाचल से। हमारा पूरे देश में रिक्रूटमेंट में 5वां नंबर है। यूपी में 6,000 और हिमाचल में तकरीबन 4,000 की भर्ती होती है। हिमाचल ने बेस्ट क्वालिटी सोल्जर्स, जिनका कि लोहा दुश्मन मानता है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हिमाचल के जो फौजी हैं उन्होंने हिमाचल को देवभूमि से वीर भूमि में कन्वर्ट कर दिया। वीर भूमि इसलिए बोलता हूं कि पूरे देश में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स जो जीतने वाला है हमारे सैनिक हैं यहाँ के। और यहाँ का जो डोगरा सैनिक है उसका लोहा 1965, 1971 और कारगिल वॉर में भी आप लोगों ने देखा, ये फोटोग्राफ लगा रखे हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा
जैसे जो नौजवान थे जिन्होंने कि दुश्मन के दांत खट्टे किए। लेकिन दुख की बात यह कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से 18-19 के बाद इस प्रदेश में कोई भर्ती की प्रक्रिया जो है वो फाइनलाइज नहीं है। और इसका कारण हर कोई जवान पूछ रहा है। 4 बजे सुबह जो लड़के हैं मैं देखता हूं सड़कों पे भाग रहे हैं, अंधेरे में मोबाइल की टॉर्चें लेके भाग रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य, उनका क्या होना है, सरकार का कोई नुमाइंदा बताने के लिए तैयार नहीं है। ना तो सरकार में बैठे हुए यहाँ के हिमाचल के और ना ही सेंटर के लोग। क्वेश्चन हर कोई पूछ रहे हैं कि हमारी जो उम्र जिनकी ऊपर निकल जा रही है, 3 साल हो गए, और जिनको जो ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या होगा, हमारा जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है वो कब होगा। सड़कों पर जाकर लोग जो है अभी ये आ गया आयाम कि लोग सुसाइड करना शुरू कर दिया है नौजवानों ने, मगर सरकार के ऊपर कोई भी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है। ये जो लड़के जो सड़कों पर सुबह 4 बजे दौड़ते हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि फौज हिमाचल में सबसे बड़ा एक करियर का ऑप्शन था। करियर ही नहीं है, ये एक जज्बा है जो कि हमारे जवानों में। अभी हम सुन रहे हैं और ओपन सोर्स मीडिया में जो भी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसीजर सोल्जर को 3 से 4 साल सिर्फ सेना में काम करने के लिए भर्ती करना। ये नया जो नाम दिया है, ये कहते हैं इसको अग्निपथ, और जो उसमें भर्ती होंगे नौजवान उनको अग्निवीर बोला जाएगा। लेकिन ये जो एक किस्म का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये सेना की अग्नि परीक्षा है। ये आप समझिएगा कि जहां इतने सालों से, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चला आ रहा था, और सेना में एक ही लोगों में ये होता था कि मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे पेंशन मिलेगी। आज ये टूर ऑफ ड्यूटी 4 साल के लिए एक नौजवान को भर्ती किया जाएगा, और उस भर्ती के साथ 6 महीने की तकरीबन ट्रेनिंग होगी, और 4 साल के बाद जो है वो नौजवान को घर भेज दिया जाएगा। ये हम मीडिया में भी सुन रहे हैं और ओपन सोर्स में भी ये सारी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद में जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ में राइडर ये है कि 4 साल के बाद ना तो उनको कोई भी रिटायरमेंट पैकेज उनके पास नहीं है, ना उन्हें पेंशन है, ना उन्हें ग्रेच्युटी है, ना उन्हें लीव एनकैशमेंट है, कोई ECHS का बेनिफिट नहीं है, वो ना तो वो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस पाएंगे। तो इस 4 साल की भर्ती से सेना में जो आ रहे हैं लोग, उनका क्या भला होने वाला है, ये हमारा सवाल है। 20 साल का बच्चा वो 4 साल सेना में 12वीं करके सेना में आ जाएगा, 24 साल का हो गया, और 24 साल के बाद अगर वो कहीं पर काम करना चाहेगा तो सिर्फ उसके पास एक सिक्योरिटी गार्ड की ही नौकरी मिल सकती है उसको। उसके बाद कोई क्वालिफिकेशन नहीं। 12वीं के बाद 4 साल वो सिर्फ सेना में भर्ती रहा है, वही उसके ऊपर मोहर है। और फिर उसके बाद 4 साल कहीं इंजीनियरिंग करेगा या कोई मेडिकल करेगा, तो 28 साल के बाद भी वो नौजवान जो है अनएम्प्लॉयड रहेगा। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि 28 साल में वो शादी करे, कि नौकरी ढूंढे, कि अपना घर पर परिवार चलाए, कि कहां से वो अपना काम करे। जो सरकार कह रही है कि हमारे पास मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं है, सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम ये 4 साल का पैकेज लेके आ रहे हैं, जिसमें कि उसके बाद पेंशन नहीं देनी पड़ेगी इन लोगों को। और इस तरीके से धीरे धीरे ये है कि तकरीबन 25% फौज जो है वो पेंशन लायक रह जाएगी, और 75% फौज जो है वो 4 साल के बाद बाहर कर दी जाएगी, और पेंशन से जो पैसा बचेगा उसे हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे। जो देश, या राजा भी कहते थे, जो राजा अपनी सेना को नहीं देख सकता है उस देश की बर्बादी तय है। अगर सेना की तनख्वाहें नहीं दे सकता है ये देश, तो फिर बहुत ही भयानक इसके परिणाम होंगे।
हम अपनी सिचुएशन अपने चारों तरफ देखें। कह रहे थे कि टूर ऑफ ड्यूटी ये जो प्रस्ताव लाया गया है ये अमेरिका में भी है, यूके में भी है, इजराइल में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन उन देशों के आसपास ये स्थिति नहीं है। आज हमारे साथ चाइना की 3,488 किलोमीटर की LAC है, जहां पर कि आए दिन स्कर्मिशेस होती रहती हैं, मुठभेड़ें होती रहती हैं, झड़पें होती रहती हैं। आज पाकिस्तान के साथ तकरीबन 740 किलोमीटर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर कि आए दिन फायरिंग होती है। सियाचिन ग्लेशियर, ईस्टर्न लद्दाख, ऐसी तो स्थिति हमारी बॉर्डर्स पर है। साथ में ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, सातों स्टेट्स की इंसर्जेंसी, और साथ में ही कश्मीर की जो स्थिति आप देख रहे हैं कि आए दिन अभी इवन जो पंडित हैं और नॉन मुस्लिम हैं, वहाँ से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बोल रहे हैं हम बाहर जाना चाहते हैं, कोई रहना नहीं चाहता वहाँ पर। उसके अलावा जो एक भौगोलिक स्थिति बनी है, आज हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के बाहर पाकिस्तान अनस्टेबल है, न्यूक्लियर देश है और अनस्टेबल है। नेपाल में इंस्टेबिलिटी है। श्रीलंका में हाल आप लोगों ने सुना है, आए दिन हम सुन रहे हैं क्या हालात हैं। जो इंसर्जेंसी है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, वो उसको चाइना बैक कर रहा है। ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में आज हम चाहेंगे कि 4 साल का 6 महीने की ट्रेनिंग किया हुआ नौजवान भर्ती हो और वो अपनी देश की रक्षा करे। मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो एक टेस्टेड हमारा जो फौज में रहने के कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि एक अच्छे सोल्जर को बनाने के लिए पहले तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, और उसके बाद वो प्लाटून वेपन कोर्स करता है 6 महीने का, उसके बाद वो बटालियन सपोर्ट वेपन कोर्स करता है, बाकी कितनी सारी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेता है, उसके बाद वो सोल्जर बनता है। 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग करके वो 3.5 साल क्या जो नौजवान जो है देश की सेवा कर सकेगा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि अपने घर में एक नौकर रखते हैं, उसको बोलते हैं हम कि 6 महीने के बाद तेरे को मैं निकाल दूंगा, क्या उसकी लॉयल्टीज आपके परिवार की तरफ होंगी? तो अगर लॉयल्टी लेनी है तो पूरी उम्र का, पूरी जिंदगी भर का, जब तक कि रिटायर नहीं होता है आदमी सेना में रहे और उसके बाद भी उसको पेंशन मिले, तो लॉयल्टीज वहाँ से आती हैं, जज्बा तो वहाँ से आता है। सरकार से जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट फौज के साथ ही क्यों किया जा रहा है? क्या ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले कहीं पर इसका ट्रायल हुआ? अगर फौज में एक हम PT शूज, फिजिकल ट्रेनिंग करने का जो जूता है वो भी लेते हैं, तो उसको पहले ट्रायल करते हैं। वो ट्रायल की जाती है, तभी जाकर वो 10 यूनिट में ट्रायल होगी, 10 यूनिट्स को पास करेंगी, तब जाके वो सेना में इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन आज के दिन में सुना है अगर ये करते हैं बिना ट्रायल के, हमारी डिमांड है कि इसको पहले 2 या 3 बटालियंस के ऊपर ट्राई किया जाए, 4-8 साल इसको ट्राई किया जाए। अगर सक्सेसफुल होता है उसके बाद इसको लागू किया जाए। कॉस्ट कटिंग, कहते हैं कि खर्चा बहुत हो गया है। कॉस्ट कटिंग क्या बाकी डिपार्टमेंट में लागू नहीं होना चाहिए? आज इस देश में तकरीबन 26,23,000 की पुलिस है, और फिर भी सेना जो है इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटीज दे रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट की ड्यूटीज दे रही है। कॉस्ट कटिंग वहां नहीं हो सकती? कॉस्ट कटिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं हो सकती? वहां पर ये ट्राई नहीं हो सकता? लेकिन सेना में ही इसका ट्रायल किया जा रहा है। एक बहुत सेंसिटिव इशू है। जो टाइम टेस्टेड प्रोसेस था हमारा, उसको मुझे नहीं लगता कि बिना किसी ट्रायल के उसको बदली किया जाए और उसका नया इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि और देश के लिए एक, मैं कहता हूं कि एक डिजास्टर बन सकता है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है आज की, सेनाओं के साथ में उड़ी हम करें, बालाकोट हम करें, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? 1 रैंक 1 पेंशन आज सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर लागू करने के लिए कहा है। डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो सेना की है उसके ऊपर टैक्स लगाया गया, इनकम टैक्स लगाया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से उसको स्टे मिला हुआ है। तो सेना के जो फ्री राशन थे उनको बंद किया गया पीस स्टेशन में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट आज देश की सेना को चला रहा है।
CSD में तकरीबन पिछले 5 साल में 50% से ज़्यादा कटौती हो चुकी है एक जवान की एंटाइटलमेंट में। ECHS की जो फंडिंग होती थी 6000 करोड़ की साल की फंडिंग, उसमें से सिर्फ इस साल 3200 करोड़ की फंडिंग हुई, 50%। ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल जो हैं जिनके 3-3 साल के बिल पेंडिंग पड़े हैं, वो हमारे जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनको और एक डिपेंडेंट जो हैं उनको अपने हॉस्पिटल में एडमिशन देने से उन्होंने मना कर दिया कि पहले पुराने 3 साल के बिल क्लियर करो, उसके बाद ये होगी। तो कैंटोनमेंट्स, इस सरकार के इसमें कैंटोनमेंट्स के दरवाजे सभी सिविलियंस के लिए खोल दिए गए, किसी को नहीं रोकोगे आप। अंदर हमारे जो जवान हैं उनकी फैमिलीज हैं, हमारे एम्यूनिशन डंप्स हैं, हथियारों के डंप्स हैं, लेकिन वहाँ पर आदेश ये है कि किसी को नहीं रोका जाएगा। डिफेंस लैंड्स को जो है सरप्लस बनाकर बेचा जा रहा है। जो डिफेंस बजट है 1960 में तकरीबन GDP का 4% होता था, आज 2.64 पे घूम रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन कहाँ से होगी? जो मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड्स आने चाहिए, कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए, वो फंड्स नहीं आ रहे हैं। बोला जा रहा है कि अपनी बेल्ट को टाइट करो और गर्दन टाइट करो। तो पेंशन जो है वो धीरे धीरे सिविल में तो बंद कर दी गई, अब इस बहाने से टूर ऑफ ड्यूटी से सेना में भी पेंशन बंद हो रही है। तो क्या आकर्षण रहेगा सेना में आने के लिए? तो हमारी सबकी आज यहाँ हम जो बैठे हैं, सरकार से यही डिमांड है कि जो भी आज के दिन में इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जिनका कि फिजिकल टेस्ट हो चुका है, जिनका मेडिकल हो चुका है, उनको पुरानी भर्ती प्रक्रिया से ही लिया जाए। इसके बाद अगर टूर ऑफ ड्यूटी लगानी है तो उसको बदली किया जाए। डिफेंस बजट को इंक्रीज किया जाए। जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो कंसेप्ट है उसको पहले ट्रायल बेसिस पर देखा जाए कि वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। और जो ये जवान टूर ऑफ ड्यूटी में लिए जाएंगे उनका एश्योर्ड करियर का जो है आगे ऑप्शन होना चाहिए कि 4 साल के बाद ये कहाँ जाएंगे, इनको नौकरी कौन देगा। क्या ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, या कहाँ पर इनका, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे? क्योंकि 4 साल के बाद ये नौजवान बिना किसी क्वालिफिकेशन के सड़क पर एक अनक्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड आदमी सामने खड़ा हो जाएगा सरकार के। इसका सरकार को पूरा सोचना चाहिए। तो भाई ये इतना ही मैंने कहना था मेरा, और किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।